फ्रेंड्स, जोहार। स्टडी पॉइंट ये 4 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का पीवाईक्यूज क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भी मैं क्लास 1 को कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब का प्ले लिस्ट बना दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न रहेंगे 30 प्रश्न का सेट रहेगा, जिसमें से मिक्स रहेगा, जिसमें जीके जीएस और कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। ओके, और जितने भी प्रश्न हैं वो सारे रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, वही सभी क्वेश्चन रहेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? राज तरंगिणी के लेखक कौन है? ए जयदेव, बी कालिदास, सी कलहन और डी चांद बरदाई। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कलहन। राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो आपका कलहन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। राज तरंगिणी, कलहन और कलहन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। ठीक है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी। पुस्तक में 7826 छंद हैं, जिन्हें तरंगों नामक 8 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। कलहन ने 12वीं शताब्दी 1100 से 1150 में राज तरंगिणी लिखी थी। ये बात हो गई हम लोग को राज तरंगिणी के बारे में। अब उसके बाद जो लेखक है उसका कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है वो देख लीजिए। जयदेव का इंपॉर्टेंट बुक्स है गीत गोविंद, राज रति मंजरी। उसके बाद है कालिदास का अभिज्ञान संकुतलम, मेघदूतम, कुमार संभवम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। उसके बाद है ऋतु संहारम। उसके बाद चंद्रवरदाई का जो है इंपॉर्टेंट क्या है? तो आपका पृथ्वीराज रासो। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया? ए 43वां संशोधन, बी 41वां संशोधन, सी 42वां संशोधन और डी 44वां संशोधन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 44वां संशोधन। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। तो क्या है? संपत्ति के अधिकार को 1978 में, ये डेट याद रखने का, 1978 में 44वें संशोधन के साथ एक मौलिक अधिकार के रूप में हटा दिया गया था। यह संशोधन जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी उत्तराखंड, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। ये देखिए कब पूछा गया है प्रश्न? तो आरआरबी एनटीपीसी 2020 में सीबीटी 1 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? सी तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो है स्टेशन कहाँ है? तो आपको तमिलनाडु में है। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र KKNPP तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह चेन्नई से लगभग 280 किलोमीटर दूर है। इसकी क्षमता 6000 मेगावाट विद्युत की है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे और भी यहाँ कौन कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है जो कि इंपॉर्टेंट है। कुडनकुलम तो भाई बता चुका हूँ, तमिलनाडु में। उसके बाद है तारापुर परमाणु रिएक्टर, ये आपको महाराष्ट्र में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु रिएक्टर उत्तर प्रदेश में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। ये था आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जब रिवीजन करेंगे आप नेक्स्ट टाइम, मान लिया अभी पढ़ लिए, फिर से एक बार रिवीजन किया, जब कुछ दिनों के बाद, हफ्ता दिन 15 दिन के बाद आप जब रिवीजन करेंगे तो साथ साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब याद करेंगे तो आपका कंप्लीटली पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। उसी से रिलेटेड अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो आपको आसानी से बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ जीवन विद्यमान है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहाँ जीवन विद्यमान है उसे क्या कहा जाता है? ए जीवमंडल, बी गोलार्ध, सी वायुमंडल और डी निम्न तापमंडल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जीवमंडल। क्या हो जाएगा? ए जीवमंडल। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीवन मौजूद होता है उसे हम लोग जीवमंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया? VK आरवी राव, बी दादा भाई नौरोजी, सी PC महालानोबिस और सी SD तेंदुलकर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी दादा भाई नौरोजी। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने वर्ष 1867-68 में राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपये और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का अनुमान लगाया। उसके बाद दिया हुआ है पहली
वैज्ञानिक विधि 1931-32 में प्रोफेसर वी के आर वी राव द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं थी। 1949 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया था। उन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन और भारत के ग्रैंड ऑल्डमैन के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे आंसर मेंशन कर दिया है, ताकि जब आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो आप 4-5 क्वेश्चन के बाद जब आप रिवाइज करेंगे तो आसानी से आप ज़्यादा नीचे यानी कि इसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से वहाँ पे आंसर भी देख सकते हैं अगर भूल गए तो ये था आपको आंसर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम में आपको इसका पीडीएफ कुछ एडिट करने का रहेगा, तो एडिट करके रात तक आपको डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है? किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ए बॉयल का नियम, बी गै-लुसाक का नियम, सी चार्ल्स का नियम और डी ग्राहम की नियम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बॉयल का नियम। क्या हो जाएगा? ए बॉयल के नियम। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है? क्या दिया? यहाँ कुछ पॉइंट्स दिखा हुआ है, देखिए। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल के नियम में क्या है? स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? इसमें से कौन जो है संतूर वादक है वो बताना है। ए शिव कुमार वर्मा, बी सज्जाद हुसैन, सी निखिल बनर्जी और डी उस्ताद बिंदा खान। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसमें संतूर वादक कौन है फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शिव कुमार वर्मा। क्या है? तो संतूर वादक है। देखिए, उसके बारे में यहाँ पॉइंट्स कुछ लिखा हुआ है कि शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक है। वह एक संगीतकार और संतूर वादक हैं। वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। शिव कुमार वर्मा जो है, शर्मा जो है, वो आपको जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद जो है पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि बाकी जो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, सज्जाद खान, निखिल बनर्जी, उस्ताद बिंदा खान, ये कौन कौन है उसके बारे में भी यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। उस्ताद बिंदा खान एक सारंगी वादक है। क्या है कि मान लिया जाए कि इसमें से ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसी प्रश्न को अगर लेना चाहे तो हो सकता है इसके बारे में पूछ दे, इसके बारे में पूछ दे, इसके बारे में पूछ दे, इसलिए यहाँ पे मैंने उसके बारे में भी बता दिया है। सज्जाद हुसैन एक संगीतकार थे, निखिल बनर्जी एक सितार वादक थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी केरल और डी आंध्र प्रदेश। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कर्नाटक। गोल गुंबज जो है कहाँ है? तो आपको कर्नाटक में स्थित है। देखिए, यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखा है। गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर जिला में स्थित है। अगर पूछते हैं कि जिला वहाँ पे दे दे कि कौन सा जिला में है, तो वहाँ पे बीजापुर होगा। यह बीजापुर के आदिल शाही राजवंश के 7वें सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। गोल गुंबज का निर्माण 1656 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह द्वारा किया गया था। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गोल गुंबज का गुंबद दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। गोल गुंबज का जो गुंबद है दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद है। अगला प्रश्न है, क्या दिया हुआ है कि जन शिक्षण संस्थान JSS किसके अधीन संचालित है? किसके अधीन संचालित है? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। अगर इसमें से कुछ चेंजेस चाहिए फ्रेंड्स, कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, स्लो पढ़ा रहा हूँ, या फिर जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो लिखता हूँ उसके बारे में कुछ बताना है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये चेंजेस होना चाहिए, या फिर भैया ये चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं अगर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा तो कोशिश करूँगा कि वो सब चेंजेस आपके हिसाब से कर सकूँ। ओके, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इसका बता दिया आंसर मैंने। सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन आता है। विकास भारती बिशुनपुर जन शिक्षण संस्थान रांची का एक मूल संगठन है जो वयस्क शिक्षा निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कौशल प्रशिक्षण केंद्र करता है। इससे पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता था। इससे पहले जो है कौन से नाम से जाना जाता था? तो श्रमिक विद्यापीठ के नाम से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बाबर डैश वर्ष की उम्र में फरगना की गद्दी पर बैठा? बाबर कितनी वर्ष की उम्र में जो है
फ्रगना की गद्दी पर बैठा था वो बताना है। ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 12 वर्ष की उम्र में। क्या हो जाएगा? तो 12 वर्ष के उम्र में फ्रगना की गद्दी पर बैठा। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है कि बाबर 12 साल की उम्र में साल 1494 में, कब? तो साल 1494 में फ्रगना की गद्दी पर बैठा था। अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु के बाद वह 12 साल की उम्र में उज्बेकिस्तान में स्थित फ्रगना की गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुगल शासन का उदय का नींव रखी। मान लीजिए प्रश्न पूछा कि अभी पूछा कि कितने वर्ष में राजगद्दी पर बैठा, आप पूछ दे कि कौन से वर्ष में फ्रगना की गद्दी पर बैठा था, तो आपको हो जाएगा 1494। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे फिर से मैंने 6 से 10 तक का आंसर यहाँ पे आंसर है, तो आप हर 5 क्वेश्चन के बाद आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग, क्या? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश वर्ष में हुआ था। बहुत ही प्रश्न आसान है और बहुत से एग्जाम में पूछा गया है। ये सिर्फ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आरआरसी ग्रुप डी 2018 में, लेकिन ये एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीएल, बहुत बार ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड में भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये प्रश्न। तो ए 1920, बी 1981, सी 1919 और डी 1891। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपको 1919 में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को, कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन ब्रिटिश भारतीय सेना के लगभग 50 सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर की कमान के तहत पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बैसाखी तीर्थयात्रियों की भीड़ पर गोलीबारी की। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है? निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है? ए टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स, बी सरवती जल विद्युत परियोजना, सी कोयला जल विद्युत परियोजना और डी चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में जो है वो आपको है ए टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे क्या है, टिहरी हाइड्रो कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो कि है यह उत्तराखंड टिहरी जिला में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा पन बिजली संयंत्र है। 2400 मेगावाट टिहरी हाइड्रो पावर परिसर भागीरथी नदी पर बनाया गया है। सरवती हाइड्रो पावर प्लांट कर्नाटक में स्थित है। अब किसकी में बात हो रही है? सरवती के बारे में। कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र का सतारा में स्थित है। यह कोयना नदी पर है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पन बिजली संयंत्र है। उसके बाद बात हो रही है, जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से इसके बारे में बात होगी, इसके बारे में बात होगी, इसके बारे में बात होगी। अब हो गया चमेरा जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह रावी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन का पूरा डिटेल हो गया कंप्लीटली। अब प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध जो है किसने लड़ा वो बताना है। ए मीर जाफर, बी सिराजुद्दौला, सी अलीवर्दी खान और डी टीपू सुल्तान। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी सिराजुद्दौला। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी सिराजुद्दौला। अब क्या कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए। प्लासी का युद्ध की लड़ाई 23 जून 1757 को उत्तर पूर्वी भारत में लड़ी थी। ओके, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाएं बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला और उसके फ्रांसीसी सहयोगी के सेनाओं से भिड़ गई। उसके बाद क्या दिया हुआ है सिराजुद्दौला के बारे में? सिराजुद्दौला 1775 से 1757 के बीच में जो हुआ था, ये रहे थे, शासन किए थे। यह अलीवर्दी खान के पोते थे। ठीक है, 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला में कासिम बाजार में अंग्रेजी कारखाना को जब्त कर लिया और कलकत्ता तक मार्च किया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है वह ब्लैक हॉल त्रासदी के लिए जिम्मेदार था। कौन? तो सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, सापेक्षता किसके बारे में बात हो रही है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी WUC रॉन्टगन, सी न्यूटन और डी कैल्विन। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या हो जाएगा? ए अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, मैडम कामा द्वारा स्टटगार्ट में फहराया गया तिरंगा
ब्रिटिश भारत में किसके द्वारा तस्करी कर लगाया गया था? किसके बारे में बात हो रहा है? तो मैडम कामा द्वारा स्टटगर्ट में फहराया गया तिरंगा ब्रिटिश सरकार में किसके द्वारा तस्करी कर लाया गया था? ए वीर सावरकर, बी किशन सिंह, सी इंदुलाल याग्निक और डी भिकाजी कामा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा इंदुलाल याग्निक, सी इंदुलाल याग्निक। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि कामा के 1907 के स्टटगार्ट संबोधन के बाद वहाँ उन्होंने जो झंडा फहराया था उसे इंदुलाल याग्निक द्वारा ब्रिटिश सरकार में तस्करी कर लाया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने 5 क्वेश्चन का आंसर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 16 में है चित्रकारी। चित्रकारी की पट्टचित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और फेमस प्रश्न है। पट्टचित्र शैली, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला शैलियों में से एक है? किसके बारे में बात हो रहा है? तो पट्टचित्र शैली के बारे में। ए आंध्र प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा और डी बिहार। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? सी उड़ीसा। यहाँ पे पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि पट्टचित्र शैली उड़ीसा का सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला रूप में से एक है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। पट्टचित्र उड़ीसा का एक पारंपरिक पेंटिंग है। यह कपड़े पर की जाने वाली स्क्रॉल चित्रकारी है। पट्टचित्र शब्द संस्कृत के 2 शब्द से मिलकर बना है, पट्टा और चित्र। पट्टा का मतलब जो होता है वो आपको होता है कैनवास और चित्रा का मतलब होता है चित्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा पाचन का प्रमुख स्थल है, यानी कि पाचन जो है कहाँ होता है वो बताना है। ए बड़ी आंत, सी छोटी आंत, सी यकृत और डी पेट। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी छोटी आंत। क्या हो जाएगा? बी छोटी आंत। पाचन जो है का प्रमुख स्थल वो आपको छोटी आंत होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है महत्वपूर्ण पॉइंट्स में कि पाचन क्रिया का प्रमुख स्थल छोटी आंत है। छोटी आंत में भोजन 90%, कितना? तो 90% पाचन और अवशोषण होता है। वह बाकी 10% पाचन आमाशय और बड़ी आंत में होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती है? ए गैस, बी निर्वात, सी द्रव्य और डी धातु। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी निर्वात। क्या हो जाएगा? बी निर्वात। ये देखिए आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया है प्रश्न है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारत के केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? ए रांची, बी लखनऊ, सी शिमला और डी दिल्ली। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। अगर आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो हमारे जो है वीडियो बनाने का जो है लगन वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब आप एक कमेंट करते हैं तो उसमें हम लोग को एनर्जी मिलती है कि चलिए जो भी देख रहे हैं वो आप अच्छे से देख रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है भारत में कहाँ है? तो शिमला में है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। केंद्रीय आलू संधान संस्थान CPRI हिमाचल प्रदेश में शिमला में स्थित है। यह शुरू में 1949 में बिहार, भारत में पटना में स्थापित किया गया था। आलू प्रजनन के संकरण कार्य को सुविधाजनक बनाने और आलू के बीज स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संस्थान को बाद में 1956 में शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और 10 प्रश्न है फ्रेंड्स। ओके, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? कौन सा जो है स्थायी सदस्य नहीं है वो बताना है। ए चीन, बी यूनाइटेड किंगडम, सी जापान और डी फ्रांस। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जापान। क्या हो जाएगा? सी जापान। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विकल्पों में से जापान ही संयुक्त सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य में एक मत होता है। ठीक है, इन 15 सदस्यों में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में 5 कौन कौन सा है? तो आपका हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र
ये हो गया आपका अस्थाई। उसके बाद अस्थाई जो है वो आपको 10 है। वो कौन कौन सा है? तो एस्टोनिया भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, संत विसेंट द ग्रेनेडाइंस और ट्यूनीशिया और वियतनाम। ये हो गया अस्थायी सदस्य किसका? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद का, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। कंप्यूटर के संदर्भ में उम्बटू क्या है? कंप्यूटर के संदर्भ में उम्बटू क्या है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी सर्वर, सी मोजिला फाउंडेशन द्वारा एक सर्च इंजन और डी वेब ब्राउज़र। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? ए ऑपरेटिंग सिस्टम। उम्बटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्बटू एक पूर्ण लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है 22 नंबर में क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? बिमस्टेक का कौन सा सदस्य इसमें से नहीं है वो बताना है। ए मालदीव, बी भारत, सी भूटान और डी नेपाल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा ए मालदीव। क्या हो जाएगा? ए मालदीव। मालदीव जो है बिमस्टेक BIMSTE का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। वर्ष 1997 में स्थापित बिमस्टेक का विस्तारित रूप बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम है। इसमें भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान 7 सदस्य हैं। अब पूछा जाए कि बिमस्टेक में जो है कितने सदस्य हैं, तो आपको तो आंसर होगा 7 सदस्य हैं। कौन कौन सा है? तो ये हो गया आपको भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, भूटान और ये चारों हैं, 7 हैं। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी द हैग, सी वाशिंगटन DC और डी न्यूयॉर्क। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी द हैग। क्या है? बी द हैग। देखिए यहाँ पे पॉइंट्स जो लिखा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC का मुख्यालय नीदरलैंड के हैग में स्थित पीस पैलेस में है। कहाँ पे? तो नीदरलैंड के हैग में पीस पैलेस में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ संयुक्त राज्य का प्रमुख न्यायिक अंग है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मुद्दों को सलाहकार राय देने के उद्देश्य बनाया गया था। इसकी स्थापना जो है आपको जून 1945 में हुई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? किसके बारे में बात हो रही है? तो खालसा पंथ की स्थापना कौन से सिख गुरु ने की थी? एक श्री गुरु नानक जी, बी श्री गुरु गोविंद सिंह जी, सी श्री गुरु तेग बहादुर जी और डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इसमें पॉइंट्स क्या है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। वे गुरु तेग बहादुर के पुत्र हैं। किसका पुत्र है? वे गुरु तेग बहादुर के पुत्र हैं। उनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ। सिख धर्म को अपना धर्म मानने वाला खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? क्या बोला? किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है? ए टेस्ला, बी जूल, सी लक्स और डी मोल। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मोल। क्या हो जाएगा? डी मोल। अब ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, 4-5 मिनट और प्रश्न है। ओके, 4-5 प्रश्न है और 4-5 मिनट लगेंगे बहुत मैक्सिमम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध दर्शाता है? ए फ्यूनेरिया, बी यूलोथ्रिक्स, सी लाइकेन और डी मर्सिलिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, हो जाएगा सी लाइकेन। क्या हो जाएगा? सी लाइकेन। महत्वपूर्ण तथ्य इसमें क्या है? पॉइंट्स क्या है? लाइकेन सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। लाइकेन कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध दर्शाते हैं।
लाइकेन दो या दो से अधिक जीवों से मिलकर बना होता है जो एक साथ रहते हैं और अपने आश्रय और पोषक तत्वों को साझा करते हैं। लाइकेन में शैवाल कवक को भोजन देता है और बदले में कवक शैवाल को आश्रय देता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको रात तक कुछ एडिट जो भी एडिट बाकी रहता है एडिट करने के लिए वो एडिट करके और साथ रात में आपको पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ओके, प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया और डी अफ्रीका। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा सी एशिया। क्या हो जाएगा? सी एशिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है कि गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो है वो आपको एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। गोबी मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है 28। वह शैवाल कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? ए क्लोरेला, बी वॉलवॉक्स, सी पिलीसाइफोनिया और डी जिलीडियम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ए क्लोरेला। क्या हो जाएगा? ए क्लोरेला। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है? क्लोरेला एक हरा शैवाल है। क्या है? क्लोरेला एक हरा शैवाल है और इसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा भोजन को पूरक रूप में किया जाता है। स्प्रूलिना एक साइनोबैक्टीरियम है जिसका उपयोग भोजन के पूरक रूप में भी किया जाता है। क्लोरेला और स्प्रूलिना दोनों एक कोशीय प्रोटीन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध है? क्या बोल रहा है? दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से कौन से दो देश भूमिबद्ध है? ए चिली और इक्वाडोर, बी ब्राज़ील और वेनेजुएला, सी गुयाना और सूरीनाम और डी प्रागवे और बोलीविया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी प्रागवे और बोलीविया। पॉइंट्स क्या दिया हुआ है कि दक्षिण अमेरिका दुनिया के 7 महाद्वीप में से एक है। पैराग्वे और बोलीविया दक्षिण अमेरिका के 2 लैंडलॉक देश हैं। भूमि से घिरा देश एक ऐसा देश होता है जिसकी समुद्री जल निकायों तक कोई पहुंच नहीं है। यह पूरी तरह से भूमि से घिरा है। दक्षिण अमेरिका में 2 स्थल रुद्ध देश हैं। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। बोलीविया की राजधानी लापाज है और इसकी मुद्रा बोलिवियानो है। पैराग्वे की राजधानी असुनसियन है और इसकी मुद्रा गुआरानी है। ओके, आज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। ब्लू रे डिस्क क्या है? ब्लू रे डिस्क क्या है? ए एक आईसी उपकरण, बी एक ऑप्टिकल डिवाइस, सी उपरोक्त दोनों और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एक ऑप्टिकल डिवाइस। ब्लू रे डिस्क क्या है? एक ऑप्टिकल डिवाइस है। क्या दिया हुआ है इसके बारे में व्याख्या में? ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है जिसे डीवीडी की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऑडियो और वीडियो सामग्री के लिए अधिक स्टोरेज क्षमता और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करता है। ब्लू रे नाम इस प्रकार की डिस्क को रीड और राइट करने के लिए उपयोग किया जाने वाले नीली बैगनी लेज़र से आया है। कहाँ से आया है? तो नीली और बैगनी लेजर से आया है। देखिए इसका भी प्रश्न जो है हमको मैंने उत्तर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। हर प्रश्न के बाद आपको जो है आपको उत्तर का मिल जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको रात तक इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।